हेलो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स चॉइस पे। सो फ्रेंड्स, हम अभी पढ़ रहे हैं पॉलिटी और आज हम देखेंगे पॉलिटी पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। ठीक है, पार्ट 1 हम देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारा संविधान क्या है, संविधान सभा कैसे बनी और संविधान में क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया। ठीक है, हमने एमपी कांस्टेबल में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पिछले वीडियो में देख लिए हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम आज देखेंगे मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति जो कि हमारे देश में जन्म लेता है उसे उसके जन्म के साथ प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्थान पे जन्म ले रहा हो, या वो अमीर हो या गरीब हो, उसे समान रूप से ये अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि मूल अधिकार वे अधिकार है जो संविधान में वर्णित किए गए हैं और किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। तो बात ये आती है कि ये मूल अधिकार की जरूरत कैसे पड़ी। ठीक है, ये मूल अधिकार की जरूरत कैसे पड़ी? तो जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि हमारे देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का क्या प्रत्येक व्यक्ति का भौतिक रूप से और नैतिक रूप से कैसा भौतिक रूप से और नैतिक रूप से पूर्णतः विकास होना जरूरी है। भौतिक विकास और नैतिक विकास होना पूर्णतः जरूरी है। ठीक है, भौतिक विकास के अंतर्गत उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीजें रखी वो रखी कि सामाजिक विकास होना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक विकास होना जरूरी है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक विकास होना जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति का राजनीतिक विकास होना भी जरूरी है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को सोशल होना चाहिए कि उस आसपास के लोगों से मिल सके, बात कर सके, उसको इस बारे में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक विकास की बात करें तो उसको अपना काम धाम पूरे बिजनेस करने की स्वतंत्रता होना चाहिए, ताकि वो आर्थिक रूप से अपने आप को अच्छा कर सके और अपने भविष्य में अपना आगे बढ़ सके। ठीक है, राजनीतिक विकास यदि वो इस देश में रहता है, राजनीतिक विकास आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसको राजनीति के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, उसके राजनीतिक अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए राजनीतिक विकास होना आवश्यक समझा गया। ठीक है, अब नैतिक विकास की जब बात करेगी तो नैतिक विकास में धार्मिक विकास, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म को मानता है, अपना एक धर्म होता है, तो उसे उस धर्म के बारे में मानने के लिए उसको स्वतंत्रता दी गई कि वो अपना धार्मिक विकास कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ उसका क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास। ठीक है, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। तो अब आध्यात्मिक विकास क्या है? तो आध्यात्मिक विकास जिसमें व्यक्ति अपने बारे में सोच सके, उसको अपने जीवन में क्या करना है, अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या वह करना चाहता है, इस सब के बारे में वो सोच सके और अपने आप ही वो ये सब चीजें कर पाए। तो उसके लिए आध्यात्मिक विकास का होना, धार्मिक विकास का होना जरूरी माना गया। ठीक है, और यहाँ पे भौतिक में जो फिजिकल रूप से उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन सब चीजों के विकास होना जरूरी माना गया। इसके लिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि और मतलब ये मूल अधिकार क्या है और इनका प्रावधान कहाँ किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारे संविधान का भाग 3 है। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। कहाँ से कहाँ तक? जो हमारे प्रत्येक भाग इसमें अनुच्छेदों का वर्णन किया गया, तो हमारे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया। जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इनका उल्लेख किया गया। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, किसकी? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है? ठीक है, मैग्ना कार्टा एक ऐसा अधिकार पत्र था। ठीक है, एक ऐसा अधिकार पत्र था जो 1215 में, कब? 1215 ईस्वी में ब्रिटिश, जो वहां का ब्रिटेन का जो राजा था, ब्रिटिश राजा के सामने वहां के जो सामंत होते थे, उसके जो सामंत थे, ब्रिटिश राजा के सामंत
ने प्रस्तुत किया था, ब्रिटिश राजा के सामंतों ने प्रस्तुत किया था और उन अधिकारों की मांग करी थी। तो पहली बार जो ब्रिटेन के राजा थे उन्होंने इनको स्वीकार किया था, इस अधिकार पत्र को स्वीकार किया था और ब्रिटेन के लोगों को ये मूल अधिकार प्रदान किए थे। इसलिए जो भारत का भाग 3 है इसको क्या कहा जाता है, इसमें मूल अधिकारों की बात करी गई थी किसी व्यक्ति के, इसलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, या मैग्ना कार्टा की मैग्ना कार्टा है क्या, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा क्या है, एक अधिकार पत्र है, और मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं संविधान के भाग 3 को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे कि संविधान के भाग 3 को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, मतलब जो हमारे मूल अधिकार है, क्या किसकी भाग 3 में किसकी बात है, मूल अधिकार की है। तो जो हमारे मूल अधिकार हैं इसको कौन संरक्षण देता है, हमारा न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हमारी जुडिशियरी सिस्टम है वो किसको देते हैं, संरक्षण देते हैं, मूल अधिकार। क्योंकि ऐसा होता है कि अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, सपोज करिए कोई ए पर्सन है, इसको इतने सारे मूल अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन इसके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, सरकार ही इसका हनन करने लगी है, ठीक है। अब देश में सबसे शक्तिशाली तो सरकार है, अब सरकार ही इसके मूल अधिकारों का हनन कर रही है, ठीक है। तो अब ये जाए तो जाए कहाँ, तो ये इस सरकार से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किसका सहारा ले सकता है, न्यायालय का। तो यदि ये जाएगा कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ, यह कहते हुए न्यायालय में जाएगा, तो न्यायालय उसकी सरकार से रक्षा करेगा, उसको बचाव के लिए, उसके जो भी कदम होंगे वो उठाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, इसको न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है या नहीं है, तो ये बनता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे। कब, जब हमारा मूल संविधान बना था और जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने मूल अधिकार बचे हैं, सिर्फ 6 बचे हैं, ठीक है, सिर्फ 6 बचे हैं। उसके बाद जो 7वां था वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19(1), ठीक है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन था, 19(1)(ई), सॉरी 19(1)(ई), ये एफ है, 19(1)(एफ) में, ठीक है, 19(1)(एफ) में वह अनुच्छेद 31 का, ठीक है, अनुच्छेद 31 में किसका वर्णन किया गया था, संपत्ति का वर्णन किया गया था। इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। तो जो संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा 7वां मूल अधिकार था, इसको हटा के क्या कर दिया गया था, इसको हटा के अब क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ क्या था, इसके पीछे का शॉर्ट में हम देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो जब 1974 था, ठीक है, आपने सुना होगा, जिन्होंने भी पॉलिटी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उन्होंने भारती, ठीक है, केशवानंद भारती मामला सुना होगा, केशवानंद भारती मामला, ठीक है। जो केशवानंद भारती मामला था, उसमें हुआ ये था कि ये केरल के एक आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। तो केरल में कोई प्रोजेक्ट आया, केरल में कोई प्रोजेक्ट आया, उसके अंतर्गत क्या कर दिया गया था कि इनकी जो जमीन थी, इनकी जमीन को केरल सरकार ने अपने उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया और इनसे उस जमीन को ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, सरकार के खिलाफ केस कर दिया। पहले तो ये केस किया कि इनके साथ धोखाधड़ी करी गई है और इनकी जमीन को छीन लिया गया है। लेकिन बाद में हुआ ये कि जब ये इनके जो संविधान थे, इनके जो संविधान के किया गया, लेकिन ये जब केरल हाई कोर्ट में इनका जो उसका जब इसका रिजल्ट आया, तो केरल सरकार ने इनके मानने को अस्वीकार कर दिया। तब ये कहाँ गए, ये गए सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ पे इन्होंने 2 केस लगाए। पहला क्या केस लगाया कि इनके साथ धोखाधड़ी करी है और इनकी जमीन ले ली गई है, और दूसरा केस क्या लगाया इन्होंने कि इनके जो पूरे मतलब जो इनके, इन्होंने कहा कि इनके मूल अधिकार का हनन हुआ है, ठीक है। किसका हनन हुआ है, मूल अधिकार का हनन हुआ है। तो पूरे देश में बहुत तेजी से बात फैल गई कि पहली बार किसी ने ऐसी बात कही है कि मूल अधिकार का हनन हो गया, ठीक है। तब इसने, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था, उसकी जो जुडिशरी थी, उसने जो अपना मत दिया था, वो मत तो इनके खिलाफ दिया था,
मतलब वो केरल सरकार के पक्ष में वो मत गया, ठीक है। लेकिन वो सब हम बाद में बात करेंगे, जब हम इसके बारे में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि हुआ क्या था, ठीक है। तो वो मत केरल में चला गया और उसके बाद ये किया गया कि फिर से कोई ऐसा ना आए, क्योंकि बात ये सही थी कि यदि हमारे जो सरकार है वो यदि विकास करेगी, ठीक है, यदि उसको कहीं से एक नेशनल हाईवे बनाना है और यहाँ किसी ना किसी की जमीन तो आएगी, तो ये लोग तो बार बार आएंगे इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, कि हमारे हमारे मूल अधिकारों का, मतलब जो संपत्ति होती थी, ऐसा कहा जाता था, मूल अधिकार के अंतर्गत ऐसा कहा गया था कि वो जो संपत्ति है वो सिर्फ आपकी है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, इसलिए उसको मूल अधिकार में रखा गया था कि आप जब जन्म लेते हो, आपको जो भी संपत्ति आपको आपके पिता से मिलती है, आपकी पैतृक संपत्ति होती है, तो वो सिर्फ आपकी होती है, ऐसा कहा जाता था मूल अधिकार के अंतर्गत। लेकिन हुआ ये, यही इसी बात के लिए केशवानंद भारती ने क्या किया था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, ठीक है। लेकिन पक्ष उनके नहीं आया, क्योंकि बात ऐसी थी कि जो वो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना रही थी और गवर्नमेंट उनको उसका मुआवजा दे रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये केस लगाया। तो गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में रखा कि आगे कभी ऐसा ना हो, इसलिए 1978 में ऐसा किया गया कि इस जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा नियम बनाकर इनको सीमित किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी मूल अधिकार है ये असीमित नहीं है, ठीक है, कि यदि हमको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो असीमित है, ठीक है। हमको कुछ भी काम करने की स्वतंत्रता दी गई तो वो असीमित है, कि यदि हमको घूमने की स्वतंत्रता है तो हम उन जगह पे भी घूम सकते हैं जहाँ पे सरकार मना करती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं, जैसे हमारे कुछ जंगल होते हैं जहाँ पे लोग नॉर्मल लोगों को जाने नहीं देती है, ठीक, जो हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो होती है वहाँ की सरकार होती है, हमारे देश की केंद्र सरकार या राज्य सरकार होती है, वो इन कुछ नियम बना के उनको सीमित कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में क्या होता है, अनुच्छेद 368 में 368 में संविधान संशोधन की बात करी गई है, ठीक है। 368 के में क्या होता है, संविधान संशोधन होते हैं, ठीक है, कि शक्ति के माध्यम इनको घटा बढ़ा सकते हैं। जो ये बात करी गई है कि इनको सीमित किया जा सकता है, वो कैसे किया जा सकता है, वो 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा इनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। हमारे जो संविधान में वर्णन किए गए हैं, ठीक है, कहाँ तक देखा था कि 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। तो इसके बीच जो भी मूल अधिकार होंगे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के, उनमें सिर्फ अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के, ये जीवन से संबंधित है, इसलिए सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी संविधान संशोधन को निलंबित किया जा सकता है, उनको कुछ समय के लिए दूर रखा जा सकता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल कब आता है, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्र के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 356 के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति राज्यों में लगाता है, ठीक है। जैसे किसी पर्टिकुलर राज्य में, जैसे कश्मीर में लगा हुआ था, तो वो किसके तहत लगाता है, 356 के तहत लगाता है, ठीक है। और यदि कभी वित्तीय संकट आ जाता है, कभी वित्तीय संकट आता है हमारे देश पे, तो जो तब आप राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, वो किसके तहत लगता है, 360 के, ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में वर्णित जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित किया गया। समानता का अधिकार नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें समानता की बात करी गई है, कि सभी लोग समान है, सभी को समान अधिकार है, ठीक है। हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा आता है आर्टिकल, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में क्या बात करेगी, विधि के समक्ष समानता। विधि विधि मतलब क्या होता है, विधि होता है कानून, ठीक है। विधि होता है क्या, कानून। तो जो कानून है हमारे देश का, हमारे देश के जो संविधान में दिए गए नियम है, कानून है, सरकार जो भी कानून बनाती है, वो सभी के समक्ष समानता, ठीक है। तो कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, ये बात कही गई है कि सभी लोग बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई अमीर है तो उसके लिए अलग कानून होंगे, कोई गरीब है तो उसके लिए अलग कानून होंगे, कोई अलग धर्म का है तो उसके लिए अलग कानून होंगे, ठीक है। ये सब बात करी गई है कि भैया कानून के समक्ष सब समान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सब समान होंगे। यदि कोई एक्ट आता है, कोई लॉ आता है, तो उसके समक्ष सब समान होंगे, उसको समान रूप से माना जाएगा,
ठीक है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 15 की, ठीक है। अनुच्छेद 15 इसमें क्या कहा गया है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का ना होना, ठीक है। तो ये बात वही है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म में जन्म ले रहा हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, ठीक है, या जन्म स्थान का हो, ठीक है, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आते हैं 16 पे, लोक नियोजन के विषय में समान अवसर, ठीक है। लोक नियोजन मतलब होता है कि समाज का समान रूप से विकास, ठीक है, समाज के लोगों का। लोक नियोजन मतलब जो भी अच्छे काम किए जाएंगे, जब भी जो भी अच्छा काम किया जाएगा सरकार द्वारा, लोगों के लिए कुछ भी अच्छा काम किया जाएगा, तो उसमें सभी लोगों को समानता अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 17 अनुच्छेद 17 की, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है, जो पहले के टाइम में चलती थी, अभी भी बहुत सारे गांवों में ऐसा देखा जाता है कि छुआछूत की प्रथा चलती है, ठीक है। तो उसका अंत करने के लिए ये अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया गया था कि यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं होगी, सभी लोग समान होंगे, ठीक है। इसके बाद जो 18 आया था वो था उपाधियों का अंत। उपाधियों में जैसे पहले के समय में चलती थी, राजा, लोग अपने नाम के आगे राजा लगाते थे, महाराजा लगाते थे, ठीक है। तो इस तरीके की सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। कुछ एक्सेप्शन केस हैं, जैसे जो आर्मी में होते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा आपने बहुत सुना होगा, जैसे भारत रत्न, ठीक है, जैसे लता मंगेशकर जी का नाम जब भी लिया जाता है तो क्या कहा जाता है कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी, या सचिन तेंदुलकर का कहा जाता है तो भारत रत्न। तो ये उनके उपसर्ग, जो जैसे होता है ना, उपसर्ग होता है कि किसी के साथ लगाया जा सकता है, वो उस तरीके से इनको माना जाता है। इनको उपाधि के रूप में नहीं माना गया, इनको कहीं भी उपाधि के रूप में नहीं इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन सा, ये सेकंड है। अभी हमने पहला अधिकार क्या था, वो समानता का अधिकार था। अब जो दूसरा अधिकार है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब इनके तहत हमको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है, 19 से 22 तक, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 19 है उसमें कुछ सब आर्टिकल्स हैं, सब अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 19(1)(a), ठीक है, 19(1)(a), इसमें क्या है, बोलने या भाषण की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी व्यक्ति, आप यदि देश के कोई भी व्यक्ति हो तो आपको बोलने या भाषण देने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, आप कहीं भी आपको सभा करना है आप सभा कर सकते हो, ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप एक संघ बना सकते हो, मतलब एक समूह बना सकते हो, ठीक है। आपको कुछ खेलना है या कोई भी एक फंक्शन करना है या कुछ भी करना है तो आप लोगों को जोड़ सकते हो, आप एक समिति बना सकते हो, इसको समझ सकते हो, एक समिति बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप कोई भी समिति बना सकते हो, ठीक है। देश में घूमने की स्वतंत्रता है, आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, आपको भारत में घूमने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी कि पासपोर्ट लगेगा या किसी भी तरीके का कोई कार्ड नहीं लगेगा, सिर्फ आप इस देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, ठीक है। देश में कहीं भी नहीं, अब आप भारत के हो, आप सपोज यूपी के हो और आपको दक्षिण में जाके तमिलनाडु में रहना है तो आप कहीं भी रह सकते हो, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, आपके लिए यूपी तमिलनाडु सब समान है, ठीक है। स्वतंत्र, आपको ये स्वतंत्रता है, ठीक है। व्यापार करने की स्वतंत्रता, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप जैसे आप अब कहाँ गए, आपने यूपी से तमिलनाडु चले गए, अब आपको नया बिजनेस करना है तो आप यहाँ पे नया बिजनेस कर सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। इसमें देखिए ABCDE तक आया और जो F था 19(1)(f) था, जो 19(1)(f) था, इसको कब कर दिया गया, इसको 1978 में, ये संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था, तो इसको 1978 में अलग कर दिया गया। कब अलग कर दिया गया, 1978 में अलग कर दिया गया, याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये पेपर में आ जाता है। आगे चलते हैं। अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे तब तक उसके साथ, मतलब जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होता, जब तक उसको दोष सिद्ध नहीं होता, उसको कुछ चीजों में कुछ संरक्षण होता है कि आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की बहुत सारे उसके लिए प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या बात कही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने प्राणों की उसकी संरक्षण करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। उसके प्राण और उसके जो जीवन है उसका संरक्षण किया जाएगा।
ठीक है। 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनको प्रारंभिक शिक्षा देने का अधिकार है। ये आर्टिकल कब जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 22 की बात करें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। ये वही हो गया कि जब सपोज अभी आपका गिरफ्तार आपने जो भी अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो जब तक वो सिद्ध नहीं होता तब तक उसको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसमें इसके अर्थ मतलब इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 में बोला गया है बाल श्रम एवं देह व्यापार पर प्रतिबंध है, ठीक है। आप बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं, आप देह व्यापार नहीं कर सकते हैं। 24 में कारखानों में बालकों के काम करने पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 में, क्योंकि बहुत सारे कारखाने ऐसे होते हैं, फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे केमिकल्स का यूज किया जाता है जो कि बच्चों के काम के लिए जरूरी नहीं है, और हमारे यहाँ वैसे भी लेबर को काम करने पे जो चाइल्ड लेबर है इस पे पूर्णतः प्रतिबंध है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, अपना धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके बारे में बात करी गई है। तो इसको आर्टिकल में दिया गया है कि आर्टिकल 25 में धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब हर व्यक्ति को धर्म मानने की और उसको प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। 26 में क्या किया गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। तो धार्मिक कार्य जो होते हैं उसको मतलब प्रबंधन, ठीक, इसकी बात करेगी प्रबंधन, मतलब कोई भी है, किसी को भी कोई धार्मिक काम करना है, किसी को कोई फंक्शन आयोजित करना है, ठीक है। अब जैसे किसी को रामायण करना, कुछ भी करना, इस टाइप की सारी चीजें इनको करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, ठीक है। उसको अपने धर्म के धार्मिक कार्यों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। इसके बाद आ गया किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब जो लोग कुछ जो धार्मिक काम करते हैं उसके लिए अपना धन संपत्ति को देते हैं, दान करते हैं, तो उसमें कर से छूट मिलती है उनको, ठीक है। 28 में शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। शिक्षा जो जैसे जो भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, हमारे स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। उस धार्मिक और उसमें ये भी स्वतंत्रता होती है कि आपको यदि जरूरत, आप यदि उस धार्मिक कार्य को आप उसमें उपस्थित होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, ये सारी स्वतंत्रता आप स्टूडेंट के ऊपर भी होती है, और शिक्षा संस्थाओं को भी स्वतंत्रता होती है कि वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया, ये हमारा 5वें नंबर का अधिकार हो गया कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यक, इसमें देखते हैं, इसमें आर्टिकल है 29 और 30। 29 में कहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो हमारे देश में, जैसे देश हमारा पूरा देश है, हमारे देश में हिंदू जो है वो मतलब उनकी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कौन है, हमारे देश में हिंदुओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। इनके यदि उसमें कंपैरिजन में देखते हैं तो जो मुस्लिम संप्रदाय हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ठीक है, और बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो धर्म इसके लोग हैं उनकी जनसंख्या हिंदुओं के कंपेयर में बहुत कम है, इसलिए इनको क्या माना जाता है, इनको अल्पसंख्यक माना जाता है। तो इनके जो हित हैं, इनके इनके धर्म का विकास हो गया, इनकी धर्म में, इनके प्राचीन काल में जो सिखाई गई बातें हैं, इनको संरक्षण के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। 30 में देखते हैं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो ये अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अब हिंदू हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं, ठीक है, इनकी मेजोरिटी है, तो अब ये इन लोगों को परेशान करेंगे, ठीक है, या फिर इनकी इनकी संस्थाओं को नहीं चलने देंगे, इनको प्रशासन मतलब इनको बड़े पद, राजनीतिक पद पे नहीं आने देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं है। इसके बारे में यही बात करी गई कि यहाँ पे ये अल्पसंख्यक लोग अपना शिक्षा संस्था कर सकते हैं, ठीक है, प्रशासन कर सकते हैं, राजनीतिक उसमें आ सकते हैं, ठीक है, ये सब अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं।
इसके बाद क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हमारा छठवां अधिकार है और सबसे अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो 32 भाग 3 में दिए गए अधिकारों को व्यवस्थित ढंग से प्रवर्तित करने के लिए उपचार। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, जो कि संवैधानिक उपचार अधिकार के अंतर्गत आता है, भाग 3 में दिए गए, मतलब जो भाग 3 में जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, इनको व्यवस्थित ढंग से प्रवर्तित करने के लिए उपचार दिए गए, मतलब इनको व्यवस्थित ढंग से क्या करना है, लागू करना है। ठीक है, इनको व्यवस्थित ढंग से लागू करना है ताकि कोई भी, चाहे वो सरकार हो, ठीक है, या हमारे ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, कोई भी हो, वो हमारे इन अधिकारों का हनन ना कर सके। ठीक है, इन सब, और जो सरकार की कोई भी नीति आती है, कोई भी काम होता है, तो वो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये उपचार का व्यवस्था करी गई है ताकि इसका कोई हनन न कर पाए। यदि हनन करता है तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो हैं, तो ये क्या करेंगे, इन्हीं उपचार की मदद से, किसके, संवैधानिक उपचारों, इनको रिट्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी मदद से उस व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे, उस व्यक्ति को उसकी सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे सारे जो भी इम्पोर्टेंट हमारे मूल अधिकार थे, इनके बारे में हमने चर्चा करी, बहुत शॉर्ट में हमने देखा। ये है तो अपने आप में ही एक पूरा का पूरा एक विषय है, पूरी की पूरी एक किताब है। इसके बारे में हमें इतना डिटेल में नहीं जानना, हमें सिर्फ ये जानना था कि कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा गया है और कितने हमारे, हमको किस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो ये जानना जरूरी था। तो हमने इसको बहुत ही छोटे उसमें देखा है। आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट याद करने से ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चीज़ें थी वो मैंने सारी इसमें इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आगे के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे पॉलिटी के, वो मैं लेके आऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आगे इसके बाद हम आप वीडियो हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। अभी इस समय हम जीएस का चल रहा है और साथ ही साथ मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, तो आप जरूर मैथ्स की वीडियोस भी देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।